प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से बीए पार्ट 3 के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न पत्र में आज हम चीन की विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। चीन की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो विषय होगा वो है चीन की विदेश नीति में 1970 के बाद बदलाव क्या क्या हो रहे हैं, या चीन की विदेश नीति में क्या उदारतावाद के बीज परिलक्षित हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, देंग शियाओपिंग के राष्ट्रपति काल में चीन की विदेश नीति में निर्णायक व मूलभूत परिवर्तन आ रहे हैं। 1970 के बाद चीन के साम्यवादी दल ने धीरे धीरे मार्क्सवाद व लेनिनवाद से प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। मूल अर्थव्यवस्था की नीतियों को क्रियान्वित करते हुए चीनी नेता खुले तौर पर यह कहते हैं कि मार्क्सवाद की महानता का हमें आदर करना चाहिए, लेकिन मार्क्स व मार्क्सवाद से धार्मिक पूज्यता का सा संबंध जोड़ना गलत है। आज चीन के व्यापार में 8 अरब डॉलर विदेशी पूंजी का विनियोग हुआ है, जबकि माओ का सिद्धांत था कि न दुनिया से सहायता लेना, न दुनिया से व्यापारियों को चीन में घुसने देना। 1970 के बाद चीन ने बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का विकास करना प्रारंभ कर दिया है। देंग द्वारा सहकारी कृषि को समाप्त करने, निजी उद्योगों को स्वतंत्रता देने, कई वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने इत्यादि मापदंड लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। 1978 के बाद लगभग 35,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी विज्ञान व टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए पश्चिमी देशों में भेजे जा रहे हैं। माओ से तुंग न कभी विदेश यात्रा की तथा न वे विदेशी अतिथियों से मिलते थे। चाउ एन लाई ही सामान्यतः विदेशी अतिथियों का स्वागत करते थे, किंतु देंग स्वयं भी विदेश यात्रा करते रहे हैं। शक्ति व संपदा बढ़ाकर देंग पूरी यूरोप के साम्यवादी देशों को सोवियत संघ के प्रभाव से अलग करने की कोशिश करते रहे हैं। चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाई है। भारत के साथ चीन का संवाद प्रारंभ हुआ तथा कश्मीर के प्रश्न पर चीन भी पाकिस्तान को भारत के साथ संवाद आरंभ करने की सलाह देता रहा है। चीन और ताइवान के संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा है। संक्षेप में 1970 के बाद चीन की विदेश नीति में परिवर्तन के मार्ग निम्नलिखित है। सर्वप्रथम, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया सदैव से ही चीन की रुचि का प्रमुख केंद्र रहा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में करोड़ों चीनी लोग बसे हुए हैं। चीनी अपनी भाषा में इसे नानायांग बादल आच्छादित प्रदेश कहता है। अपनी प्राचीन घनिष्ठता के कारण चीन को यह पसंद नहीं है कि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। 1965 तक चीन के इंडोनेशिया के साथ घनिष्ठ संबंध थे, परंतु बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया के 5 गैर साम्यवादी देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाई देश से चीन से भयभीत रहने लगे तथा उनके प्रभाव क्षेत्र को रोकना चाहते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के गैर साम्यवादी आसियान देशों से चीन के संबंध मधुर नहीं है। दूसरा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता अमेरिका के राजनय की पराजय थी। चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद अमेरिका ने चीन के बहिष्कार की नीति अपनाई। 1954 में अमेरिका ने ताइवान से एक सुरक्षा संधि भी की और ताइवान में अमेरिकी सैनिक अड्डे भी स्थापित किए। 1950 में कोरिया विवाद ने चीन अमेरिकी संबंधों को उग्र बना दिया।
17 फरवरी 1979 को चीन ने वियतनाम पर आक्रमण के बाद चीन अमेरिकी संबंधों में तनाव बढ़ता गया। निक्सन प्रशासन के समय चीन अमेरिकी संबंधों में देदांत की शुरुआत हुई। 21 फरवरी 1972 को राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की। फरवरी 1973 में हेनरी किसिंगर ने चीन की यात्रा की। जनवरी 1979 में अमेरिका ने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान कर दी। चीन के प्रधानमंत्री जाओ जियांग ने 1984 में 9 दिवसीय अमेरिका की यात्रा की। अप्रैल 1984 में राष्ट्रपति रीगन ने चीन की यात्रा की और कहा कि अमेरिका को चीन के साथ संबंधों पर गर्व है। इस यात्रा के दौरान अरबों डॉलर के परमाणु रिएक्टर अमेरिका ने चीन को देने पर सहमत हो गया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह घोषणा की कि यदि चीन ने अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को ठीक नहीं किया तो उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेट्स का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। चीनी प्रधानमंत्री फेंग ने स्पष्ट कहा कि चीन कभी भी अमेरिकावादी मानवाधिकारों को स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार चीन ने अमेरिकी दबाव के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अप्रैल 2001 में चीन अमेरिकी रिश्तों में शीत युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगी। अमेरिकी नौसेना का टोई विमान चीन की सीमा में घुस गया था तथा चीन ने युद्धक जेट विमान से टकरा जाने के कारण चीन ने इसे अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई माना। 5 महीनों के बाद अगस्त 2001 में चीन ने F-8 लड़ाकू को गिराने की एवज में $34,567 की राशि चीन को प्रेषित की। नवंबर 2009 में ओबामा ने चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार करते हुए कहा कि तिब्बती नेता दलाई लामा व चीन के मध्य तनाव कम करने की हिमायत भी की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप प्रशासन और चीन के मध्य दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में गश्त के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस सागर में जो द्वीप है उन पर पूरी दुनिया का अधिकार है, केवल चीन उन पर अधिकार नहीं जमा सकता। एक तरफ तो पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका और चीन ने शीत युद्ध का रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप ने WHO को आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यदि वुहान स्थित प्रयोगशाला में मानव निर्मित कोरोना वायरस तैयार हुआ है तो अमेरिका चीन को इसका सबक भी सिखाएगा और आर्थिक दंड भी वसूलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से चीनी वायरस कहकर अमेरिका और चीन के संबंधों में एक तरह से शीत युद्ध का शुरुआत कर दिया है। अब हम चीन और भारत के संबंधों पर चर्चा करेंगे। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। अक्टूबर क्रांति 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति का भारत ने स्वागत किया। भारत ने गैर साम्यवादी देशों में सबसे पहले चीन को मान्यता प्रदान की। अमेरिका के नाराज होने पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध 1950 में चीन का समर्थन किया। 29 जून 1954 को दोनों देशों के मध्य 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत तिब्बत में अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों को चीन को सौंप दिया। इस समझौते की प्रस्तावना में ही पंचशील सिद्धांतों की रचना की गई थी। भारत ने चीन की प्रभुसत्ता को तिब्बत में स्वीकार कर लिया। अक्टूबर 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन की यात्रा की और भारत चीन संबंधों की दृष्टि से यह काल प्रमोद काल, हनीमून पीरियड कहा जाता है। मित्रता व हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में भारत को चीन के साथ मतभेदों का आभास नहीं हुआ और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर बड़े सुनियोजित तरीके से आक्रमण कर दिया। 1962 के बाद दीर्घकाल तक भारत चीन संबंध मधुर नहीं रहे थे। 1979 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की।
किंतु चीन द्वारा वियतनाम पर हमले से हतप्रभ श्री वाजपेयी अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर ही वापस भारत लौट आए थे। 1980 के बाद भारत चीन सीमा पर आमतौर पर शांति बनी रही। करगिल संकट के समय चीन ने पाकिस्तान का साथ न देकर भारत के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न किया। चीन के अनुसार दोनों देशों को कश्मीर मुद्दा आपसी बातचीत से हल करना चाहिए। 11 जनवरी 2000 को चीन ने भारत को परोक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि भारत तिब्बती नेता करमवा लामा को राजनीतिक शरण नहीं दे। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार करमवा लामा को राजनीतिक शरण देना दोनों देशों के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। 22 से 27 जून 2003 तक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चाइना की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान चीन के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की और चीन ने सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने पर सहमति दी। अब दोनों देशों के बीच सिक्किम के नाथुला मार्ग से व्यापार के लिए सहमति बन गई। हाल ही में चीन ने अपने औपचारिक प्रकाशन में सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में न दर्शाकर भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। तेल उत्खनन पर रोक। वियतनाम और भारत के मध्य दक्षिणी चीन सागर में तेल सर्वेक्षण को लेकर 1988 से लेकर अब तक 3 समझौते हुए हैं। 2006 में ओएनजीसी और पेट्रो वियतनाम के बीच समझौते के अंतर्गत पखान बेसिन में ब्लॉक 127 में सर्वेक्षण अधिकार दिए गए थे। 2007 में चीन के रुख में बदलाव आया और उन्होंने चेतावनी दी कि वे वियतनाम के सहयोग से दक्षिणी चीन सागर में सर्वेक्षण नहीं करेगा। चीन का कहना है कि यह भारत की ओर से चीन की प्रभुसत्ता का उल्लंघन है। चीन पाक संबंध एवं भारत। पाक अधिकृत कश्मीर में चीनी सैनिकों की बड़े पैमाने पर उपस्थिति और सड़कों व हवाई अड्डों का निर्माण भारत चीन संबंधों में चीन की भारत को घेरने की नीति रही है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई घुसपैठ भी चिंता का कारण है। आज न केवल चीन से लगी हमारी 3914 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई है, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर की 800 किलोमीटर की सैन्य गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है। चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत है। चीन इससे भी चिंतित है और भारत को किसी न किसी मोर्चे पर फंसाए रखना चाहता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने 1970 के बाद चीन की विदेश नीति में क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में चर्चा की। यह लेसन प्रतियोगी परीक्षा और विश्वविद्यालय परीक्षा में भी मुख्य प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। मेरा विद्यार्थियों से निवेदन कि इस लेसन को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।